A geographic area with an altitude of 400 meters has following characteristics. Month: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So जनवरी में मैक्सिमम टेम्परेचर 31 रहता है, मिनिमम टेम्परेचर 21 रहता है, रेनफॉल 51 होता है। फेब के महीने में एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 31, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर 21, रेनफॉल 85 मिलीमीटर होता है। फिर मार्च में 31 मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर 21 रहता है, रेनफॉल 188 होता है। फिर अप्रैल में 31 मैक्सिमम रहता है, मिनिमम 21 और रेनफॉल 158 होता है। फिर मार्च में मई में बढ़ जाता है, मई में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर 21 और रेनफॉल 139 mm रहता है। फिर जून में एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 होता है, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर 21 होता है, रेनफॉल 121 होता है। जुलाई में एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 होता है, फिर एवरेज जो है वो 20 रहता है मिनिमम टेम्परेचर, और रेनफॉल 134 होता है। फिर अगस्त के महीने में टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर 28 होता है, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर 20 और रेनफॉल 168 होता है। सितंबर में टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 185 डिग्री सेल्सियस होता है। अक्टूबर के महीने में मैक्सिमम टेम्परेचर 29, मिनिमम टेम्परेचर 20 और रेनफॉल 221 मिलीमीटर रहता है, मतलब अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा होता है रेनफॉल। फिर मैक्सिमम जो है 30 होता है, मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस होता है, रेनफॉल 198 होता है। फिर दिसंबर के महीने में 31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहता है, मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 86 mm होता है। तो ये किसके बारे में है? इफ़ द geographical area were to have natural forest, which one of the following would be most likely be? तो इसमें जो geographical एरिया जो है नेचुरल फॉरेस्ट, तो ये किसके बारे में बता रहा है? ए moist temperature coniferous forest, B montane subtropical forest, C subtemperate forest, D tropical rainforest. तो करेक्ट आंसर इज डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Also known as evergreen forest, thrive in region receiving substantial rainfall, typically exceeding 150 to 200 cm annually. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये रीजन में रेनफॉल जो रहता है एनुअली पूरे साल भर 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रहता है। दिस फॉरेस्ट मेंटेन टेम्परेचर विद इन रेंज ऑफ 15 to 30 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर्स, कंडीशन दैट मैच द गिवन डेटा। तो फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेचर रखता है 15 to 30 डिग्री सेल्सियस के रेंज में। तो इस कंडीशन में जो डेटा रहेगा, इस कंडीशन में डेटा दिखाता है दे आर फाउंड इन इंडिया, वेस्टर्न गार्डन, नॉर्थ ईस्ट, बोस्टिंग डाइवर्स फ्लोरा। तो ये जो इस टाइप का है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो किधर देखने को मिलता है? इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स फ्लोरा है, मतलब बहुत सारे लकड़ियाँ हैं, प्लांट्स जैसे कि रोजवुड है, महागनी है, रबर है, फाउना एनिमल जैसे एलिफेंट, मंकी, स्लॉथ्स। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड थ्राइविंग इकोसिस्टम। तो ऐसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारा कॉम्प्लेक्स और अच्छा इकोसिस्टम बनता है। नेक्स्ट है न्यू टाइप ऑफ अल नीनो कॉल्ड अल नीनो मोडिकी appeared in the news. In this context, consider the following statement. अल नीनो बहुत ही important है। Normally, El Nino form in the Central Pacific Ocean, whereas El Nino
मोरिकी फॉर्म इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो क्वेश्चन क्या है, अल नीनो का एक नया टाइप है जिसे अल नीनो मोरिकी बोलते हैं, जो न्यूज़ में आया था, ये 2010 का है। तो कंसिडर करो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, नॉर्मल अल नीनो फॉर्म इन सेंट्रल पैसिफिक ओशन वेयर एज अल नीनो मोरिकी फॉर्म इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो नॉर्मल अल नीनो जो है वो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में फॉर्म होता है और अल नीनो मोरिकी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में फॉर्म होता है। Normal El Nino results in diminished hurricanes in the Atlantic Ocean, but El Nino Moriki results in a greater number of hurricanes with a greater frequency. Normal El Nino जो है वो इसकी वजह से डिमिनिश्ड ह्यूरिकेन आता है अटलांटिक ओशन में, लेकिन एल नीनो मोरिकी जो है वो बहुत सारा ह्यूरिकेन देता है बड़े फ्रीक्वेंसी में। Which of the following statement given above is or are correct? कौन सा statement सही है? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. El Nino is a climate pattern characteristic by unusually warm ocean temperature in the eastern equatorial Pacific Oceans. तो अल नीनो ये क्लाइमेट का पैटर्न है जो काफ़ी वार्म ओशन टेम्परेचर रहता है ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। अल नीनो मोरिकी इज़ ए डिस्टेंट फेसेस ऑफ अल नीनो विद डिफरेंट स्पेटियल पैटर्न्स ऑफ वार्मिंग इन द पैसिफिक ओशन। अल नीनो मोरिकी थोड़ा सा अल नीनो का थोड़ा अलग वर्जन है, ये अलग पैटर्न दिखाता है जब भी पैसिफिक ओशन गर्म होता है। ठीक है, तो ये अल नीनो जो है पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न इक्वेटर जहाँ पे ओशन गर्म हो जाता है वहाँ पे ये अल नीनो पैटर्न्स फॉर्म होता है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज इट रिवर्स द टिपिकल लोकेशन ऑफ अल नीनो एंड अल नीनो मोरिकी। ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि अल नीनो मोरिकी जो है रिवर्स लोकेशन में है। नॉर्मल अल नीनो अकर इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। जो नॉर्मल अल नीनो जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। हमारे पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड में अल नीनो फॉर्म होता है। वेयर एज सी सरफेस टेम्परेचर बिकम अनयूजुअली वार्म टिपिकली अराउंड द इक्वेटर ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका अल नीनो मोरिकी। लेकिन जो अल नीनो मोरिकी जो रहता है वो साउथ अमेरिका की कोस्ट के इक्वेटर्स में होता है। अल नीनो मोरिकी साउथ अमेरिका के कोस्ट में होता है, इक्वेटर में होता है। ऑन द अदर हैंड फॉर्म इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन, और तक सेंट्रल पैसिफिक ओशन में भी फॉर्म होता है। साउथ अमेरिका का कोस्ट ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशन में होता है। With warming concentrated between dateline and the central Pacific Western form the unusual location of El Nino। तो जो अल नीनो और अल नीनो मोरिकी और सेंट्रल पैसिफिक ओशन जो है वो वार्म होता है सेंट्रल पैसिफिक और डेटलाइन के बीच में। और अल नीनो का नॉर्मल लोकेशन फॉर्म होता है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, normal El Nino in a diminished hurricane in the Atlantic Ocean, but El Nino Moriki result in a greater number of hurricanes with a greater frequency। तो El Nino जो है वो अटलांटिक ओशन में डिमिनिश्ड हो जाता है, लेकिन अल नीनो मोरिकी जो है वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल अल नीनो इवेंट्स द एटमॉस्फेरिक चेंज, increased wind shears and cooler
water in the Atlantic tend to suppress hurricane formation in the Atlantic Oceans. तो नॉर्मल एल नीनो जो है वो एटमॉस्फेरिक चेंज लाता है, इसकी वजह से विंड शेयर बढ़ता है और अटलांटिक का पानी ठंडा होता है। टेंड टू सप्रेस ह्यूरिकेन फॉर्मेशन इन द अटलांटिक ओशन, वो अटलांटिक ओशन में ह्यूरिकेन जो है सप्रेस हो जाता है, लीडिंग टू फीवर ह्यूरिकेन। इसकी वजह से अटलांटिक ओशन में थोड़ी सी ह्यूरिकेन रहते हैं। कॉन्ट्रा एल नीनो मोडिकी कॉज डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट हैव बीन लिंक्ड to a greater frequency and intensity of hurricane in the Atlantic Ocean। तो ये एल नीनो मोडी की जो है उसकी वजह से अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, वो लिंक होता है हरिकेन का ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी से जो अटलांटिक ओशन में रहता है। The shift in warming in Pacific Ocean result in a different pattern of atmospheric circulation that enhance hurricane formation in the Atlantic। तो ये जो पैसिफिक ओशन में जो ये गर्म होता है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का अलग अलग पैटर्न दिखाता है, उसकी वजह से अटलांटिक में हरिकेन फॉर्म होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, विच इज normal El Nino result diminish hurricane in the Atlantic Ocean, while El Nino modified result in greater number of hurricane with a greater frequency। नॉर्मल एल नीनो जो है अटलांटिक में आके ख़त्म हो जाता है, लेकिन एल नीनो मोडिकी जो है वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में अटलांटिक में फॉर्म होता है। ये तो पता ही है, नॉर्मल एल नीनो जो है सेंट्रल पैसिफिक ओशन ही है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में फॉर्म होता है। और एल नीनो मोडिकी जो है वो खुद सेंट्रल पैसिफिक ओशन में फॉर्म होता है। Which one of the following reflect back more sunlight as compared to other three? कौन सा ऐसा है ज़मीन है जो सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट करता है बाकी तीनों ज़मीन से? ए सैंड डेजर्ट, बी पैडी क्रॉप्स, सी लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, डी पैरेरी लैंड्स। तो करेक्ट आंसर है सी, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। जो ज़मीन में स्नो है वहाँ पे सनलाइट जो है ना रिफ्लेक्ट होता है, मतलब सी द रिफ्लेक्टिव ऑफ सरफेस नोन एज albedo determine how much sunlight is reflected back। तो यहाँ पे सरफेस जब रिफ्लेक्ट होता है उसको बोलता है अल्बेडो, और ये अल्बेडो से समझ में आता है कि कितना सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट होके आता है। सरफेस विद हायर एल्बेडो रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट while those with lower albedo absorb more। जिस सरफेस का एल्बेडो ज़्यादा है वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, जिस ज़मीन का एल्बेडो कम है वहाँ पे सनलाइट अब्जॉर्ब होता है। So option C is correct. Land covered with fresh snow has the highest albedo among the option given above। जो ज़मीन जहाँ पे फ्रेश स्नो है उसका एल्बेडो सबसे ज़्यादा है। स्नो रिफ्लेक्ट अप्रॉक्सीमेट 80 to 90% ऑफ सनलाइट दैट स्ट्राइक इट। स्नो जो है वो सनलाइट का 80 to 90% रिफ्लेक्ट करता है। This makes snow cover surface highly reflective compared to other। इसकी वजह से स्नो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईली रिफ्लेक्टिव रहता है बाकी दूसरे से। ऑप्शन ए, बी एंड डी आर इनकरेक्ट। तो स्नो जो एरिया में स्नो रहता है उसका एल्बेडो ज़्यादा रहता है, मतलब 80 to 90% सनलाइट वो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी की जो ज़मीन है वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है।
तो जैसे मिरर रहता है, मिरर में जब सनलाइट टकराता है तो सनलाइट को मिरर अब्जॉर्ब नहीं करता है, बजाय मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये स्नो भी वैसे ही काम करता है। इसका एल्बेडो ज़्यादा है करके सनलाइट पे टकराता है और स्नो इसको अब्जॉर्ब नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करता है। Option A, B and D are incorrect. Sand deserts have lower albedo, generally ranging 30 to 40 degrees. This means they absorb more sunlight and reflect less compared to snow-covered land. तो सैंड जो है उसका albedo बहुत ही कम है, 30 to 40% रहता है। ये खुद सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है और कम सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है कंपेयर टू स्नो कवर्ड लैंड से। पैडी क्रॉप similar to prairie land has a lower albedo of 22 to 24% due to its vegetation, which absorb more sunlight rather than reflecting it. Paddy crop land जो है वो prairie land के जैसा है, यहाँ पर भी albedo कम है, तो ये 22 to 24 सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है उसके वेजिटेशन की वजह से। वैसे ही सनलाइट ज़्यादा ऑब्जर्व करता है बजाय रिफ्लेक्ट करने में। The albedo of this area can change based on vegetation type, moisture level and the season. ये पैडी क्रॉप का जो albedo है कभी भी चेंज हो सकता है, डिपेंड होता है मॉइस्चर लेवल के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर और सीज़न के ऊपर। फिर पैरेरी लैंड लाइक paddy crop land typically has a lower albedo 20-25% as it is covered with grasses and other vegetation that absorb sunlight rather than reflecting it. पैरेरी लैंड जो रहता है जिसे पैडी क्रॉप बोलते हैं उसका albedo भी 20 to 25% रहता है, और वैसे भी ये लैंड जो है ग्रासेस और दूसरे प्लांट्स और वेजिटेशन से कवर रहता है, तो ये सनलाइट ऑब्जॉर्ब करता है बजाय सनलाइट रिफ्लेक्ट करने में। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, विच इज लैंड कवर्ड विद अ फ्रेश स्नो। A geographic region has the following distinct characteristics. First, warm, dry climate. Second, mild, wet winter. Third, evergreen oak tree. The above feature are distinct characteristics of which one of the following region. तो यहाँ पे geographic region जो है इसका ऐसा characteristic है कि warm, dry climate. Second, mild, wet winter. Third, evergreen oak. इसमें से कौन सा फीचर जो है कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है रीजन के साथ? ए, मेडिटेरियन, बी, ईस्टर्न चाइना, सी, सेंट्रल एशिया, डी, अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ए जो है करेक्ट है, मेडिटेरियन है। मेडिटेरियन में वार्म ड्राई क्लाइमेट्स है, माइल्ड एंड वेट विंटर है और एवरग्रीन ओक ट्री है। तो ये सब ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। द मेडिटेरियन रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट्स विद अ माइल्ड वेट विंटर एंड इज होम टू एवरग्रीन ओक ट्री। तो मेडिटेरियन रीजन जो है वो वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट दिखाता है, माइल्ड वेट और विंटर दिखाता है और वहाँ पे एवरग्रीन ओक ट्री है। The region including part of southern Europe, northern Africa and western Asia, examples Spain, Italy, Greece and Turkey, aligned with this climate and vegetation feature making it distant compared to the other area. ये region जो है ये southern Europe, northern Africa और western Asia में दिखाई देता है, जैसे कि स्पेन, इटली, ग्रीस और टर्की। ये सब ऐसा क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे दिखाई देता है। वैसे भी मेडिटेरियन सी इससे नज़दीक है। Aligned with this climate and vegetation feature, making it distant compared to other area. तो ये ऐसा क्लाइमेट दिखाता है क्योंकि वेजिटेशन भी जो है वो काफ़ी अलग है एक दूसरे से। The Mediterranean climate is marked by a hot, dry summer and mild rainy winter, supporting this unique vegetation.
मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है हॉट रहता है, ड्राई रहता है समर में, माइल्ड रेनी विंटर रहता है और यूनिक फीचर को सपोर्ट करता है। ऑप्शन बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईस्टर्न चाइना इंक्लूडिंग यांग्स river basin and Shanghai has humid subtropical climate with a hot humid summer and cold winters. तो ईस्टर्न चाइना में यांगत्से रिवर बेसिन और शंघाई में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, हॉट ह्यूमिड समर रहता है, कोल्ड विंटर रहता है। इट्स फीचर deciduous forests and bamboo groves with a year-round rainfall unlike warm dry Mediterranean climate with evergreen oak. तो यहाँ पर दिखाता है, बैम्बू ग्रूव दिखाता है जहाँ पे हर साल रेनफॉल आते रहता है। वार्म ड्राई मेडिटेरियन क्लाइमेट एवरग्रीन ओक के जैसा नहीं है ईस्टर्न चाइना, वहाँ पे हर साल बहुत सारा बारिश गिरते ही रहता है और ह्यूमिड रहता है, सब ट्रॉपिकल है। नेक्स्ट है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन सा देश आता है? सेंट्रल एशिया कवरिंग कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। This continental climate with a hot summer and very cold winter. सेंट्रल एशिया जैसे कि सेंट्रल एशिया में कंट्री जैसे कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है जिसमें गर्म समर और कोल्ड विंटर रहता है। The region is dominated by grassland, steppes and desert vegetation with minimum tree cover and lacks the evergreen oak tree and mild wet winter associated with Mediterranean climates. ये जो रीजन रहता है इसमें ग्रासलैंड स्टेपे होता है, डेजर्ट वेजिटेशन होता है, मिनिमम ट्री कवर होता है और उसमें एवरग्रीन ओक ट्री कमी रहता है और माइल्ड वेट विंटर एसोसिएट रहता है मेडिटेरियन क्लाइमेट से। The Atlantic coast of North America, stretching from the southern eastern United States to the mid-Atlantic states, feature a humid subtropical climate with a hot summers and a mild to cool winters. तो नॉर्थ अमेरिका का एटलांटिक कोस्ट जो स्ट्रेच करता है साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट को मिड एटलांटिक स्टेट में फीचर करता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को और इसमें हॉट समर माइल्ड कूल विंटर होता है। वेजिटेशन इंक्लूड्स पाइन फॉरेस्ट, deciduous trees and wetland, but it does not exhibit the evergreen oak tree or the warm dry climate typical of Mediterranean region. तो ये वेजिटेशन में पाइन फॉरेस्ट रहता है, deciduous tree रहता है, वेटलैंड रहता है, लेकिन ये एवरग्रीन ओक ट्री नहीं दिखाता है या फिर वार्म ड्राई क्लाइमेट जो मेडिटेरियन रीजन को वो नहीं दिखाता। The cause wind to deflect towards the left in the southern hemisphere. तो southern hemisphere के लेफ्ट की तरफ कौन सा विंड डिफ्लेक्ट होता है? मतलब southern hemisphere में southern hemisphere की तरफ जो है विंड जो है लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट होता है। तो रीज़न क्या है? टेम्परेचर बी, मैग्नेटिक फील्ड सी, रोटेशन ऑफ द अर्थ डी, प्रेशर। The correct answer is C, the rotation of the earth. The Coriolis, which is caused by earth rotation, is responsible for the deflection of wind patterns. This force influences moving objects such as wind and causes them to deflect to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. ये जो है कोरियोलिस फोर्स करता है अर्थ रोटेशन की वजह से रिस्पॉन्सिबल रहता है विंड पैटर्न डिफ्लेक्शन के लिए। इसकी वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस होता है जैसे विंड, और बाकी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के राइट साइड में भी विंड डिफ्लेक्ट होता है उसी की वजह से,
और सदर्न हेमिस्फीयर में भी विंड रिफ्लेक्ट होता है। तो अर्थ का रोटेशन की वजह से विंड पैटर्न रिफ्लेक्शन होता है और उसी की वजह से कोरियोलिस फोर्सेस आता है। The Coriolis effect is strongest at the pole and diminished towards the equator. Coriolis effect जो है पोल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इक्वेटर में ख़त्म होता है। In the southern hemisphere, the wind is deflected to the left due to Earth's rotations. Southern hemisphere में wind जो है डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट। southern hemisphere में जो wind जो है वो southern hemisphere के लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है अर्थ रोटेशन कोरियोलिस की वजह से, विच रिजल्ट इन द क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ साइक्लोन, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट साइक्लोन फॉर्म होता है। एंड ऑल्टर ग्लोबल विंड पैटर्न लाइक ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। और इसी की वजह से जब ये विंड जो है सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में अर्थ रोटेशन की वजह से, तो साइक्लोन फॉर्म होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट में और उसी की वजह से ग्लोबल विंड पैटर्न जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज फॉर्म होता है। Consider the following statement. The albedo of an object determines its visual brightness when viewed with the deflected light. The albedo of Mercury is much greater than the albedo of the Earth. तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का albedo क्या डिटरमाइन करता है? विजुअल ब्राइटनेस को डिटरमाइन करता है जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है। द albedo of Mercury is much greater than the albedo of Earth. मर्क्यूरी के albedo जो है ज़्यादा है कंपेयर टू अर्थ के albedo से। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. No 2. तो statement A. Albedo is the measure of a surface reflectivity with a higher albedo indicating greater reflection of sunlight influence Earth's temperature and climate. albedo एक ऐसा तरीका है जब जिससे सनलाइट जो है मतलब albedo एक ऐसा तरीका है जहाँ पे सरफेस का जो सरफेस जो है कितना सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है वो मेजर करते हैं। तो जिसका albedo ज़्यादा होता है तो उसका सनलाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर और क्लाइमेट में बहुत असर पड़ता है। Statement 1 is correct. Albedo refers to the reflectivity of a surface or the fraction of light that a surface reflect. तो albedo है क्या होता है? albedo में सरफेस पे सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है या फिर सरफेस जो है लाइट का फ्रैक्शन होता है। हायर albedo मीन्स मोर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा albedo रहेगा सनलाइट का रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। विच कॉज एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर ब्राइटर व्हेन व्यूड विद द रिफ्लेक्टेड लाइट, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ज़्यादा ब्राइटर होता है। दिस इज़ वाई स्नोई सरफेस विद अ हाई albedo appear brighter than the forest or ocean with a low albedo. इसीलिए जिस सरफेस में स्नो रहता है उधर albedo ज़्यादा रहता है और इसीलिए वो ब्राइट दिखता है कंपेयर टू फॉरेस्ट और ओशन जिसमें albedo बहुत कम रहता है। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. मर्क्यूरी एक्चुअली हैज़ मच लोअर albedo देन द अर्थ. मर्क्यूरी का जो albedo है वो अर्थ से काफ़ी कम है. मर्क्यूरी रॉकी एंड हेवी cratered surface reflect only 12 to 14% sunlight. मर्क्यूरी का जो रॉक की जो है वो cratered surface रहता है 14 से 15% सनलाइट ही रिफ्लेक्ट करता है, मीनिंग इट ऑब्जर्व वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इनकमिंग सनलाइट एंड अपीयर रिलेटिविटी डार्क. मतलब ये खुद सनलाइट को बहुत ऑब्जर्व करता है और डार्क दिखता है. ऑन द अदर हैंड अर्थ हैज़ हायर albedo ड्यू टू इट्स क्लाउड covered ocean and ice caps which reflect a significant portion of sunlight back into space. तो ये अर्थ का albedo सबसे ज़्यादा है
किसकी वजह से, एक तो स्नो की वजह से, आइस कैप की वजह से, फिर ओशन और क्लाउड की वजह से जो अर्थ को कवर करता है, तो वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, स्पेस में। अर्थ सरफेस अल्बेडो इज़ अराउंड 0.3 to 0.35। अर्थ का एवरेज अल्बेडो 0.30 से लेकर 0.35 तक है। PW only IS extra edge। The albedo scale range from 0 to 1। albedo scale का जो रेंज है 0 से लेकर 1 तक रहता है। 0 मीन सरफेस ऑब्जर्व और इनकमिंग सनलाइट, नो रिफ्लेक्शन। albedo अगर 0 रहेगा इसका मतलब ये है सरफेस जो है पूरा सनलाइट ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। 1 मीन्स सरफेस रिफ्लेक्ट और इनकमिंग सनलाइट, नो एब्जॉर्प्शन। और albedo 1 का मतलब है कि सरफेस जो है वो पूरा का पूरा सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है और वो बिल्कुल भी लाइट ऑब्जॉर्व नहीं करता है। फॉर एग्जांपल स्नो एंड आइस हैव हाई अल्बेडो वैल्यू ऑफ वेरियस 0.8 to 0.9। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नो और आइस जो है उसका अल्बेडो बहुत ज़्यादा है, 0.8 से लेकर 0.9 तक। मतलब ये सनलाइट ऑब्जॉर्व नहीं करता है, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फॉरेस्ट एंड ओशियन हैव लो अल्बेडो वैल्यू अराउंड 0.1 and 0.2। दूसरे हाथ में फॉरेस्ट और ओशन का अल्बेडो बहुत ही कम है क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है, तो इसीलिए इसका अल्बेडो साइकिल 0.1 से लेकर 0.2 तक रहेगा। Assertion A, wind patterns are clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere। wind pattern जो है northern hemisphere में clockwise रहता है और southern hemisphere में anti-clockwise होता है। Reason are the direction of wind pattern in the northern hemisphere and southern hemisphere are governed by the Coriolis effect। नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंड पैटर्न्स का डायरेक्शन बदलते रहना, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड पैटर्न का डायरेक्शन बदलते रहना, ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है। करेक्ट आंसर बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर ट्रू है। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों करेक्ट है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। डी इज़ ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। सो एजर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न राइट है। विंड पैटर्न इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर मूव क्लॉकवाइज around the high pressure system and counterclockwise around low pressure system। नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो विंड का पैटर्न जो है वो कैसा रहता है? जब प्रेशर हाई रहता है तो वो क्लॉकवाइज घूमता है जब प्रेशर ज़्यादा रहता है, और जब प्रेशर कम रहता है तब यही विंड पैटर्न जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। In the southern hemisphere, the pattern is opposite, counterclockwise around the high pressure system and clockwise around the low pressure system। यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर में उल्टा है। जब भी प्रेशर ज़्यादा रहता है तब यही विंड जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा है? जब प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये विंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज में घूमता है, और जब प्रेशर लो रहता है तब विंड जो है वो क्लॉकवाइज में घूमता है। So statement in assertion A is incorrect because it generalizes wind pattern without distinguish between eastern and western high pressure and low pressure system। तो assertion A इसीलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि जो विंड पैटर्न जो है उसका बारे में फ़र्क के बारे में बताया नहीं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर रहता है तो विंड कैसे घूमता है, लो प्रेशर रहता है तो विंड कैसे घूमता है,
और सदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा रहता है। तो ऐसे बताया नहीं, इसलिए ये जो है वो करेक्ट नहीं है। आर जो है करेक्ट है। क्यों? द कोरियोलिस इफेक्ट कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन इफ डिफ्लेक्ट विंड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो कोरियोलिस इफेक्ट ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। इसकी वजह से विंड डिफ्लेक्ट होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के राइट में विंड डिफ्लेक्ट होता है और सदर्न हेमिस्फीयर के लेफ्ट में विंड डिफ्लेक्ट होता है। दिस इन्फ्लुएंस डिफरेंट पैटर्न्स मेकिंग आर करेक्ट। तो ये जो है विंड पैटर्न्स का डायरेक्शन पे असर होता है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। इसकी वजह से आर करेक्ट होता है। Conclusion since A is false but R is true, the correct answer is D. Assertion A. Thickness of the atmosphere is maximum over the equator. इक्वेटर पे एटमॉस्फेयर का थिकनेस ज़्यादा रहता है। रीज़न आर हाई इंसुलेशन स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट अकर ओवर द इक्वेटर। हाई इंसुलेशन और स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट जो है इक्वेटर पे होता है। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर जो है ट्रू है, लेकिन आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर ट्रू है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू लेकिन आर फॉल्स है। ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। A. Insolation or the solar radiation received by Earth play a crucial role in driving atmosphere circulation by heating the surface unevenly. तो यहाँ पर सोलर रेडिएशन या इंसुलेशन मिलता है अर्थ को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन में।